हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, पार्किंसंस डिजीज। आज हम पार्किंसंस डिजीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर पार्किंसंस डिजीज की बात करें तो पार्किंसंस डिजीज सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। मीन्स न्यूरॉन के डिजेनरेशन की वजह से होने वाला जो सेकेंड मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है वो पार्किंसंस डिजीज है। और जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है वो है एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज मीन्स ये होता है कि स्लोली जो हमारी थिंकिंग, जो हमारी मेमोरी करने की जो स्किल्स है वो धीरे धीरे स्लोली लॉस होने लगता है। तो हम इसे बोलते हैं एल्जाइमर डिजीज। तो एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि जो मेमोरी हमारी है, मेमोराइजिंग की जो कैपेसिटी है तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। और एक सीवियर कंडीशन होती है तो उसमें मेमोरी पूरी तरह से लॉस हो जाती है, तो एल्जाइमर डिजीज होती है। तो मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जो है वो एल्जाइमर डिजीज है, जो कि फर्स्ट मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। और जो सेकंड है वो है हमारी पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज को जो हम सेकिंग पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, ये इसका दूसरा नाम है वो है पैरालिटिक एजिटेंस, पैरालिसिस एजिटेंस के नाम से भी जानते हैं, या एक काइनेटिक रिजिडिटी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। पार्किंसंस डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जेम्स पार्किंसंस, जिन्होंने 1817 में पार्किंसंस डिजीज की डिस्कवरी की थी। इसी वजह से उन्हीं के नाम पर इसका नाम पार्किंसंस डिजीज रखा गया। अब अगर हम बात करें पार्किंसंस डिजीज होती क्या है एक्चुअल में, तो पार्किंसंस डिजीज इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मीन्स ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या हम ये बोलें तो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ न्यूरॉन। मीन्स न्यूरॉन का जो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है वो ये है पार्किंसंस डिजीज, करेक्टराइज्ड बाई ट्रेमर, रिजिडिटी, पास्चरल इनस्टेबिलिटी एंड ब्रेडिकाइनेजिया। मीन्स इसके चार जो है जो कार्डिनल साइन है वो प्रेजेंट होते हैं। पहला ट्रेमर, ट्रेमर मीन्स होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री ऑसिलेटरी मूवमेंट होता रहता है, तो ये हमारा ट्रेमर होता है। दूसरा है हमारा ब्रेडिकाइनेजिया, ब्रेडिकाइनेजिया मीन्स होता है स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि एक है कार्डिनल साइन रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स होता है कि टाइटनेस, जो हमारा जॉइंट है वो पूरी तरह से टाइट हो जाएगा, मसल्स जो है पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, उनमें को कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। मीन्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। तो पहला ट्रेमर, दूसरा ब्रेडिकाइनेजिया, तीसरा रिजिडिटी, और चौथा इन सब की वजह से क्या होगा, पास्चरल इनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पास्चर जो हमारा है वो बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा? क्योंकि हमारे पास्चर को मेंटेन करने के लिए एलओजी, सीओजी और बेस ऑफ सपोर्ट, इन तीनों का जो है एक इक्विलिब्रियम में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों एक इक्विलिब्रियम में नहीं रहते, या ये कोऑर्डिनेशन में नहीं रहते, या ये बैलेंस में नहीं रहते, तो हमारा पास्चर मेंटेन नहीं हो सकता। तो जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनमें जो सीओजी होती है, मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वो एंटीरियरली लाई करती है एस टू वर्टिब्रा के, जो सैक्रम वर्टिब्रा है एस टू, उसके एंटीरियरली लाई करती है। पर जिन पर्सन में क्या होता है कि जिनको पार्किंसंस डिजीज होती है उनमें जो सीओजी होती है वो नॉर्मल नहीं लाई करती और आगे हो जाती है। इस वजह से क्या है कि पर्सन जो है सीओजी के पकड़ने के चक्कर में वो जो है आगे झुकता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो उसका धीरे धीरे जब एक बार चलना स्टार्ट कर देता है तो गेट पैटर्न जो इसकी स्पीड है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है, और सीओजी के पकड़ने के चक्कर में चलते चलते वो गिर जाता है। तो ये पार्किंसंस डिजीज है। तो अब हम पार्किंसंस डिजीज के बारे में डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअल में पार्किंसंस डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, एक्चुअल में रीजन्स क्या होते हैं, क्या काजेज हो सकती हैं, और क्या क्या कार्डिनल साइन जो अभी हमने बताए उनमें उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इसके इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट इसका क्या हो सकता है, मेडिसिन के द्वारा कैसे मैनेज कर सकते हैं इसे, और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं पीपीटी की हेल्प से। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि पार्किंसंस डिजीज इज द सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर आफ्टर एल्जाइमर। मीन्स एल्जाइमर के बाद पार्किंसंस डिजीज को हम सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर मानते हैं। पार्किंसंस डिजीज इज आल्सो नोन एज सेकिंग पॉलिसी, या पैरालिसिस एजिटेंस, या एक काइनेटिक रिजिडिटी सिंड्रोम के नाम से भी
जानते हैं। सीकिंग पॉलिसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि इसका जो मोस्ट कॉमन सिंड्रोम मतलब सिम्टम्स है वो है रेस्टिंग ट्रेमर। तो ट्रेमर की वजह से क्या होगा, पेशेंट शेकिंग करेगा, वो एक जगह मतलब क्या है, उसमें ऑसिलेटरी मूवमेंट होते रहेंगे, इनवॉलंटरी मूवमेंट होते रहेंगे। इसी वजह से इसे शेकिंग पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे अगर सिवियर कंडीशन आ जाती है तो पैरालिसिस डेवलप हो जाती है, पैरालिसिस एजिटेंस हो जाता है। और एक काइनेटिक मीन्स, जो काइनेटिक मीन्स होता है, काइनेसिस मीन्स होता है मूवमेंट, तो जो मूवमेंट है वो लॉस होने लगता है। पहले क्या होगा, स्लोइंगनेस ऑफ मूवमेंट होगा, फिर धीरे धीरे मूवमेंट लॉस हो जाएगा। और रिजिडिटी किसकी वजह से, रिजिडिटी की वजह से, तो इसीलिए एक काइनेटिक रिजिडिटी सिंड्रोम भी बोलते हैं। पार्किंसंस का नाम क्यों पढ़ा, क्योंकि पार्किंसंस कम्स फ्रॉम साइंटिस्ट नेम जेम्स पार्किंसंस। एक साइंटिस्ट है जेम्स पार्किंसंस, जिन्हीं की वजह से इसे हम पार्किंसंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने इसकी डिस्कवरी जो है 1817 में की थी। अगर हम पार्किंसंस डिजीज की बात करें तो इट इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ सीएनएस। ये सीएनएस की एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है, करेक्टराइज्ड बाई ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया एंड पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये रिजिडिटी हो गई है, देखिए बैक में कितना रिजिडिटी हो गई है, फ्लेक्सिव पास्चर हो गया है, ट्रेमर मूवमेंट हो रहा है। यहाँ देखिए ब्रेडिकाइनेजिया मीन्स पेशेंट की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, पास्चरल इंस्टेबिलिटी है मीन्स पर्सन पास्चर मेंटेन कर नहीं पा रहा है। अब अगर हम काजेज की बात करें तो एक्चुअल में पार्किंसंस डिजीज के क्या काजेज हो सकते हैं, तो पार्किंसंस डिजीज अगर किसी पर्सन को हो गई है तो जो बेसल गैंग्लिया के नॉर्मल फंक्शन हैं उनमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि जो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा डोपामीन होता है, जो हमारा एस्टाइलकोलिन होता है, वो जो एडिक्वेट अमाउंट में रहता है, जब बैलेंस में रहता है तो बेसल गैंग्लिया के फंक्शन अच्छे से होते हैं। पर पार्किंसंस में क्या होता है कि जो डोपामीन का लेवल है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसके जो न्यूरॉन्स हैं उनका डिजनरेशन होने लगता है और एस्टाइलकोलिन का प्रोडक्शन ठीक ठाक रहता है, तो इसलिए उसका लेवल बढ़ जाता है। इस वजह से बेसल गैंग्लिया के फंक्शन में एबनॉर्मलिटी आ जाती है। अगर हम बात करें इसकी एटियोलॉजी की, तो जो पार्किंसंस डिजीज है ये इडियोपैथिक पार्किंसनिज्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन इडियोपैथिक होती है। इडियोपैथिक मीन्स होता है जिसके काजेज अननोन हो। दूसरा चीज़ है कि इसके अगर सेकेंडरी पार्किंसनिज्म की बात करें तो इसके काजेज हो सकते हैं कि वायरस हो सकता है, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ड्रग हो सकते हैं, ट्यूमर्स हो सकते हैं। मीन्स सेकेंडरी पार्किंसनिज्म मीन्स होता है कि इसकी जो सेकेंडरी काजेज हैं, मीन्स मान लीजिए किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलते फैलते हमारे ब्रेन में जाकर के जो हमारा मिड ब्रेन की जो सब्सटेंशिया नाइग्रा सेल है उसको जाके अफेक्ट कर दिया, सब्सटेंशिया नाइग्रा वाले पार्ट को, और वहाँ से न्यूरॉन का डिजेनरेशन होने लगा। तो पहले इन्फेक्शन तो कहीं और था और वो फैलते फैलते वहाँ तक पहुँचा ना, इसलिए सेकेंडरी पार्किंसनिज्म के नाम से इसे बोलते हैं। ऐसे ही टॉक्सिन्स, ऐसे ड्रग और ऐसे ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकता है। अब अगर बात करें पार्किंसनिज्म प्लस सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है, रिफर्स टू दोज कंडीशन दैट मिमिक पार्किंसंस डिजीज इन व्हिच रिस्पेक्ट्स बट द सिम्टम्स आर काज्ड बाय सम अदर न्यूरोजेनेटिव डिसऑर्डर। मीन्स कोई न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है और उसकी वजह से क्या है कि पार्किंसन डिजीज के भी सिम्टम्स डेवलप होने लगे, तो इसी को हम बोल देते हैं पार्किंसनिज्म प्लस सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स यही होता है ना कि कई सारे डिजीज के सिम्टम्स दिखने लगे, तो इसीलिए कि कोई अदर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में पार्किंसंस डिजीज के सिम्टम्स भी देखने लगे। साथ ही साथ जीन म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स बनती हैं उनको बनाने के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। तो क्या होता है कि जब पार्किंसंस डिजीज में कि जो जीन में म्यूटेशन हो गया तो जो सब्सटेंशिया नाइग्रा को बनाने वाली सेल होगी उसके जीन में म्यूटेशन होने की वजह से क्या होगा कि उनमें अच्छे से उसका सेल का फार्मेशन होगा नहीं, तो सेल का फार्मेशन होगा नहीं तो डोपामिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डोपामिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फिर पार्किंसंस डिजीज डेवलप हो जाएगी। साथ ही साथ क्या है कि कोई अगर वैस्कुलर कंडीशन डेवलप हो गया लाइक स्ट्रोक, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, देखो काजेज मीन्स है कि इसकी वजह से हो गया पार्किंसंस डिजीज, ये काजेज थे इसलिए हो गया। रिस्क फैक्टर मतलब ये है कि वो कंडीशन अगर लंबे समय तक बनी रही तो चांसेस हैं पार्किंसंस डिजीज होने के।
तो जब चांसेस होते हैं तो उसे रिस्क फैक्टर बोलते हैं। तो पहला है हेरिडिटरी, मीन्स अगर किसी के पेरेंट्स को पार्किंसन डिजीज है तो उनके जो चिल्ड्रन होंगे उनमें भी चांसेस होते हैं डेवलप होने के। अब होते हैं नहीं होते हैं वो अलग बात है, पर चांसेस रहते हैं होने के। साथ ही साथ अगर बात करें तो मेन में ज़्यादा कॉमन होता है और वोमेन में कम कॉमन होता है। अगर रेशियो देखें तो 3:2 का होता है। साथ ही साथ अगर एज ग्रुप देखें तो ओल्ड एज में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है 60s एज ग्रुप में हमें ज़्यादातर टिपिकली देखने को मिलता है। अगर किसी को 50 ईयर्स एज में हमें देखने को मिलता है तो उसे हम बोलते हैं अर्ली onset ऑफ पार्किंसंस डिजीज। और साथ ही साथ टॉक्सिन्स का अगर लंबे समय तक एक्सपोजर है तो होने के चांसेस रहते हैं। और किसी को अगर पार्किंसंस डिजीज हो गई है तो जो एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो 7 to 15 ईयर्स की होती है। अब अगर हम बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो जैसा कि हमने बताया भी कागज में कि ये किसी ड्रग की वजह से हो सकती है, किसी टॉक्सिन्स की वजह से हो सकते हैं, या अदर बहुत सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है, ये जाके हमारे सब्सटेंसिया नाइग्रा एक पार्ट होता है, एक लोकेशन होती है, एक जगह होती है जो कि हमारे मिड ब्रेन में होती है। कहाँ होती है? मिड ब्रेन में। तो उसे जाके अफेक्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या है कि जो सब्सटेंसिया नाइग्रा में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि डोपामीन का प्रोडक्शन करते हैं, डोपामीन को प्रोड्यूस करते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, डिजनरेशन होने लगता है। इसकी वजह से जो डोपामीन का प्रोडक्शन था, डोपामीन जो प्रोड्यूस होता था, उसका अमाउंट जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने की वजह से जो डोपामीन का इफेक्ट था वो क्या था? इनहिबिटरी इफेक्ट, तो वो इफेक्ट भी डिस्टर्ब होगा। और साथ ही साथ क्या है कि जो हमारे बॉडी में एसिटाइलकोलिन का प्रोडक्शन है वो तो नॉर्मल रहेगा, मीन्स तो उसका प्रोडक्शन होता रहेगा तो वो तो अमाउंट में इंक्रीज होगा। और साथ ही साथ एसिटाइलकोलिन का जो प्रोडक्शन एसिटाइलकोलिन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जबकि डोपामिन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। और एसिटाइलकोलिन का जो इफेक्ट होता है वो एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है। इस वजह से क्या होगा कि डोपामिन और एसिटाइलकोलिन के बीच में इम्बैलेंस हो जाएगा, मीन्स इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी इफेक्ट जो है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। जब नॉर्मल होते थे तो नॉर्मल हमारा मूवमेंट को इनिशिएट करना और मूवमेंट को कंट्रोल करना, ये दोनों अच्छे से होता था। पर क्या होगा जब इनमें इम्बैलेंस होगा, मीन्स डोपामिन और एसिटाइलकोलिन में इम्बैलेंस हो या एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट में इम्बैलेंस हो, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमें डिफिकल्टी होगी मूवमेंट को इनिशिएट करने में और मूवमेंट को कंट्रोल करने में। मीन्स जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं उनको इनिशिएट और कंट्रोल करने में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। तो इसी वजह से डेवलप हो जाती है पार्किंसंस डिजीज। तो पार्किंसंस डिजीज का डेवलप होने का मेन रीजन होता है द क्रिएट इम्बैलेंस बिटवीन डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन। अब अगर हम बात करें कि जब कोई पर्सन को हो जाता है पार्किंसंस डिजीज तो उसमें क्या हुआ कि नॉर्मल न्यूरॉन है तो डोपामिन प्रेजेंट है तो नॉर्मल मूवमेंट हो रहा है। क्या हुआ जब पार्किंसंस डिजीज हो गई तो न्यूरॉन्स में क्या हुआ? डोपामिन का रिलीज कम हो गया। डोपामिन का रिलीज जब कम हो गया तो मूवमेंट डिसऑर्डर डेवलप हो गए। अब अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को एक्चुअल में मिलते हैं, तो जैसा कि हमने 4 क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, 4 कार्डिनल साइन के बारे में स्टार्टिंग में ही बताया था। पहला था रिजिडिटी, दूसरा हमारा था ट्रेमर, तीसरा हमारा था पास्चरल इनस्टेबिलिटी और चौथा हमारा था ब्रेडिकाइनेजिया। तो यहाँ हम बात करते हैं रिजिडिटी की। तो रिजिडिटी में क्या होता है कि जो हमारी एगोनिस्ट मसल्स होती हैं और एंटागोनिस्ट मसल होती हैं उनमें एक साथ को कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। को कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है जो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, तो उसकी वजह से क्या होगा? टोन दोनों इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन कैसा हुआ? को कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब अगर समझे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, तो एगोनिस्ट मीन्स प्राइम मोवर मसल्स जो हमारे मूवमेंट को करवाएं, मूवमेंट करवाने में जो हेल्प करें वो हमारी एगोनिस्ट होती हैं, और जो मूवमेंट को अपोज करें वो एंटागोनिस्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्बो का फ्लेक्शन मूवमेंट करते हैं तो हमारी बाइसेप्स क्या हो गई? एगोनिस्ट हो गई, जो कि हेल्प कर रही है फ्लेक्शन में, जबकि हमारी ट्राइसेप्स क्या हो गई? एंटागोनिस्ट हो गई, जो कि हमारे मूवमेंट को मीन्स एल्बो के फ्लेक्शन को अपोज कर रही है। तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या होता है? ऐसे को कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। पेशेंट यूजुअली कंप्लेंट ऑफ रिजिडिटी एज अ सेंसेशन ऑफ हैवीनेस और स्टिफनेस। पेशेंट जो है रिजिडिटी कंप्लेन करेगा, साथ ही साथ ऐसा बताएगा कि उसे हैवीनेस फील हो रहा है, स्टिफनेस जो है फील हो रहा है। जिन पर्सन्स को रिजिडिटी डेवलप होती है, पार्किंसंस डिजीज होती है, उनमें जो मसल्स होती हैं उनका जो फंक्शंस होता है वो स्टिफ होने की वजह से उतना स्मूथली वर्क नहीं कर पाते जितना नॉर्मल करती हैं। तो इसमें इसी वजह से 2 टाइप्स की रिजिडिटी डेवलप होती है, एक है कॉग व्हील रिजिडिटी और दूसरा है लेड पाइप रिजिडिटी। जैसा कि
कागविल रिजिडिटी की अगर बात करें तो इसमें लिखा है व्हेन मोमेंट बिकम जर्की इट इज कॉल्ड कागविल रिजिडिटी। मीन्स इसमें कहा मोमेंट जर्की हो गया, जर्क के साथ मूवमेंट होगा। और रिजिडिटी मीन्स कब हुआ, व्हेन स्टिफनेस कंटिन्यू, स्टिफनेस जब कंटिन्यू हो तो लेड पाइप रिजिडिटी होगा। लेड पाइप रिजिडिटी का मतलब कि हैंड बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, मीन्स इस तरह से हैंड बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, क्योंकि हमारी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल, मान लीजिए हमारी एगोनिस्ट है, ये एंटागोनिस्ट है, तो दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो ये हमारा क्या हुआ कि बिल्कुल एकदम लेड पाइप की तरह रिजिडिटी डेवलप हो गई। जबकि जर्की मूवमेंट में क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा एल्बो है, तो ये मूवमेंट कर रहा है जर्क के साथ, जर्क के साथ इसमें मूवमेंट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, कागुहिल रिजिडिटी हो गई। लेकिन जब रिजिडिटी क्या हो कि बढ़ती जाए, स्टिफनेस बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो हमारा लेड पाइप रिजिडिटी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि रिजिडिटी, तो रिजिडिटी में पास्चर जो फ्लेक्स पास्चर हो जाता है। साथ ही साथ जो कागविल रिजिडिटी होती है वो हमें अपर लिम्ब में ज़्यादातर देखने को मिलती है, और लेड पाइप रिजिडिटी लेग में ज़्यादातर देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में क्या है कि मसल का टोन पूरी तरह से इंक्रीज रहता है, एगोनिस्ट का भी और एंटागोनिस्ट का भी, को कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये देखिए लेड पाइप रिजिडिटी, देखो हमारा पूरा एल्बो जो है स्ट्रेट है, और यहाँ देखिए जर्की मूवमेंट हो रहा है, जर्की मूवमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ है हमारी, ये हमारा है कागविल रिजिडिटी, और ये जो हमारा है वो लेड पाइप रिजिडिटी है। अब अगर हम बात करें ब्रेडिकाइनेजिया की, तो ब्रेडिकाइनेजिया को समझने से पहले हम दो टर्म और समझते हैं। एक होता है एकाइनेजिया, काइनेजिया मीन्स होता है मूवमेंट, और ए मतलब अब्सेंट, मीन्स जब मूवमेंट अब्सेंट हो तो उसे एकाइनेजिया बोलते हैं। इसीलिए एक काइनेटिक रिजिडिटी सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, पार्किंसंस डिजीज को इस नाम से भी जानते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है तो उसमें एकाइनेजिया डेवलप हो जाता है। तो बेसिकली हमें जो देखने को मिलता है नॉर्मल, वो ब्रेडिकाइनेजिया देखने को मिलता है। तो एकाइनेजिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मूवमेंट। तो जब मूवमेंट एब्सेंट होगा तो फ्रीजिंग लाइक कंडीशन हो जाएगी, मीन्स पेशेंट बिल्कुल एकदम फ्रिज जैसे नहीं होता है, बिल्कुल फ्रिज में बिल्कुल एकदम फ्रीज हो जाती है, पानी बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, वहाँ से टच से मस नहीं बोलता, हिलता तक नहीं। तो ऐसे ही इसमें भी होता है। अगर हम हाइपोकाइनेजिया की बात करें तो रिड्यूस एम्पलीट्यूड ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट का एम्पलीट्यूड है वो अगर रिड्यूस हो जाए तो उसे हम हाइपोकाइनेजिया बोलते हैं। ब्रेडिकाइनेजिया की अगर बात करें तो स्लोनेस एंड डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग मूवमेंट, मतलब मूवमेंट स्लो हो जाएगी और मूवमेंट को मेंटेन करने में भी डिफिकल्टी होगी। साथ ही साथ ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मूवमेंट जो है टिपिकली मूवमेंट की स्पीड, मूवमेंट का रेंज, मूवमेंट का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिजिडिटी और डिप्रेशन जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगी ब्रेडिकाइनेजिया को। इसकी वजह से क्या होगा, मोस्ट डिसेबल सिम्टम्स जो है पार्किंसंस डिजीज का वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये है ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया जैसे कि हमने बता ही दिया कि इसमें मूवमेंट को इनिशिएट करने में डिफ़िकल्टी होती है, मूवमेंट को इनिशिएट करने में दिक्कत होगी, साथ ही साथ पुअर रैपिड फाइन मूवमेंट होगा फिंगर्स में, जैसे कि ट्रेमर हमने बताया ही, फेशियल इमोबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, साथ ही साथ रिड्यूस स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग, स्पॉन्टेनियस जो ब्लिंकिंग है वो भी रिड्यूस हमें मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर हम ट्रेमर की बात करें तो ट्रेमर की डेफिनेशन जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि इनवॉलेंट्री ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट के जो है इनवॉलेंट्री ऑसिलेटरी मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 4 to 6 हर्ट्ज में हो सकती है। अगर पार्किंसंस डिजीज की बात करें तो जो पार्किंसंस में ट्रेमर हमें देखने को मिलता है वो रेस्टिंग ट्रेमर होता है, टिपिकली प्रेजेंट एट रेस्ट एंड डिसअपियर विद वॉलंटरी मूवमेंट, मतलब रेस्टिंग कंडीशन में प्रेजेंट होता है पर जैसे जैसे हम मूवमेंट करते हैं तो ये डिसअपियर हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो ट्रेमर है वो पिल रोलिंग ट्रेमर के एक तरह हमें देखने को मिलता है, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है। रेस्टिंग ट्रेमर में आल्सो भी प्रेजेंट इन फोर आर्म जॉ एंड टंग, फोर आर्म जॉ और टंग में ट्रेमर प्रेजेंट होगा। अब सोचिए अगर जॉ और टंग में ट्रेमर प्रेजेंट होगा तो किस किस चीज़ में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, क्योंकि टंग का वर्क है स्पीक करना, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, टंग का फंक्शन है सॉल्व करना, तो जितने भी टंग्स और जॉ के फंक्शन हैं, डिफिकल्टी इन ईटिंग, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ लोअर लिम्ब ट्रेबर जो है वो अपरेंट होता है कब, जब पेशेंट सुपाइन लाइन में अगर होगा तो हमें अपरेंट टाइप का देखने को मिलेगा, मीन्स पता ही नहीं चलेगा कि ट्रेमर हो भी रहा है। और साथ ही साथ अगर पास्चरल ट्रेमर की हम देखने की बात करें तो हेड एंड ट्रंक में देखने को मिलेगा कब, जब पेशेंट जो है अगेंस्ट ग्रेविटी अपराइट पोजीशन को मेंटेन करेगा तब। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन को पार्किंसंस डिजीज है लेकिन अगर वो ड्यूरिंग स्लीप, मीन्स अगर वो सो रहा है तो उसमें कोई भी ट्रेमर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेमर स्लीपिंग के टाइम कंप्लीटली डिमिनिश हो जाते हैं। अब जैसा कि
किस टाइप का हमें ट्रेमर देखने को मिलेगा, तो रेस्ट कंडीशन में पिल रोलिंग टाइप का ट्रेमर देखने को मिलेगा। ये ऑन एक्शन मीन्स जब हम एक्टिविटी करते हैं तो डिमिनिश हो जाते हैं, आर्म, लेग, फीट, टंग, जा इन सब में देखने को मिलते हैं, और रेस्ट कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं और एक्टिविटी में डिमिनिश हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें पॉस्चरल इनस्टेबिलिटी की, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पॉस्चरल इनस्टेबिलिटी इस वजह से होती है क्योंकि जो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट है LOG, COG, ये तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं रहते, बैलेंस में नहीं रहते। मीन्स यहाँ देखिए लिखा है साफ साफ नैरोइंग बेस ऑफ सपोर्ट। जो पर्सन पार्किंसंस डिजीज से अफेक्टेड है उसके स्टेप बहुत छोटे छोटे होंगे, मीन्स बेस ऑफ सपोर्ट कम हो जाएगा। जब बेस ऑफ सपोर्ट कम होगा तो क्या होगा कि पॉस्चरल इनस्टेबिलिटी के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि उसका अटेंशन भी धीरे धीरे वहाँ पर नहीं रहेगा। साथ ही साथ इंक्रीज डिफिकल्टी ड्यूरिंग डायनेमिक डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, मीन्स जैसे जो डायनेमिक एक्टिविटी है उसमें उसे दिक्कत होगी, लाइक वॉकिंग, टर्निंग, फंक्शनल रीच, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर लाइक रिजिडिटी, जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉस्चरल इनस्टेबिलिटी होती है वो कौन कौन से हैं, रिजिडिटी, डिक्रीज्ड मसल टॉर्क प्रोडक्शन, लॉस ऑफ अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, पर्टिकुलरली ऑफ ट्रंक मोशन एंड वीकनेस, तो इन सब की वजह से डेवलप होता है। साथ ही साथ एक्सटेंसार मसल ऑफ ट्रंक डिमॉन्स्ट्रेट्स ग्रेटर वीकनेस देन फ्लेक्सर, मीन्स जो हमारे बॉडी की ट्रंक की नहीं, हमारे जितनी बॉडी की मोस्टली मसल जो है एक्सटेंसार वो वीक हो जाती हैं, इसीलिए पर्सन में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। इसी वजह से पर्सन का जो मतलब पास्चर है वो फ्लेक्स्ड पास्चर पर्सन अडॉप्ट कर लेता है, स्टूप्ड पास्चर अडॉप्ट कर लेता है इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो फ्लेक्शन ऑफ नेक, फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक, फ्लेक्शन ऑफ हिप, फ्लेक्शन ऑफ नी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं क्योंकि जो एक्सटेंसार्स हैं वो वीक हो जाती हैं। जैसा कि पास्चरल इनस्टेबिलिटी में हमने बताया कि लास्ट ऑफ पास्चरल रिफ्लेक्स, रिट्रोपल्सन होगा, डिफ़िकल्टी इन टर्निंग होगी, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग होगी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब अगर एक पार्किंसंस डिजीज का पेशेंट है तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने सारे सिम्टम्स के बारे में आपको बता ही दिया है। स्टूप्ड पास्चर के बारे में, मास्ड से फेस होगा, मून से फेस होगा, बैक रिजिडिटी होगी, फ्लेक्स्ड एल्बो एंड रिस्ट होगा क्योंकि हमने बताया कि एक्सटेंसार सारी वीक हो जाती हैं, इस वजह से फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप होती है। फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ ट्रंक, रिड्यूस आर्म स्विंग, जो आर्म का स्विंग है, जैसे हम लोग चलते हैं तो आर्म हमारी जो है स्विंग करती रहती है दोनों साइड की, लेफ्ट एंड राइट, लेकिन जब जिन पर्सन को पार्किंसन डिजीज होती है तो उनकी आर्म की जो स्विंगिंग है वो स्लो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। साथ ही साथ हैंड का जो ट्रेमर वो हमें देखने को मिलेगा, ट्रेमर लेग में देखने को मिलेगा, स्लाइटली फ्लेक्स नी एंड हिप देखने को मिलेंगी, सफलिंग टाइप का और गेट हमें देखने को मिलेगा, और स्टेप जो है वो छोटे छोटे लेंगे पेशेंट। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब अगर हम बात करें कि पार्किंसन डिजीज अगर किसी पेशेंट को है तो उसका गेट क्या होगा, तो जैसा कि हमने बताया सफलिंग गेट होगा और स्मॉल स्टेप होंगे। और दूसरा होगा फेस्टिनेटिंग गेट। फेस्टिनेटिंग गेट मतलब है कि पेशेंट को मूवमेंट को इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होगी, जैसा कि अभी हम पैथोफिजियोलॉजी में देखिए कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनमें क्या होता है कि मूवमेंट को इनिशिएट करना, वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करना, ये सारा नॉर्मल रहता है। पर जिन पर्सन को पार्किंसंस डिजीज हो जाती है उनको डिफ़िकल्टी होती है मूवमेंट को इनिशिएट करने में, मूवमेंट को कंट्रोल करने में। तो ये पर्सन को मूवमेंट को इनिशिएट करने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर मूवमेंट का इनिशिएशन हो गया तो पेशेंट क्या करेगा, चलते चलते उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, स्मॉल स्टेप रहेंगे पर स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि वो अपने COG को कैच करना चाहेगा, पकड़ना चाहेगा, इस वजह से वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा आगे, और अचानक से एक टाइम ऐसा आएगा कि वो गिर जाएगा। जब तक गिरेगा नहीं तब तक बढ़ता जाएगा। तो ये फ्रीजिंग टाइप का गेट होता है, सॉरी फेस्टिनेटिंग टाइप का गेट होता है। और फ्रीजिंग टाइप का गेट वो गेट होता है जैसे कि हमने बताया कि पर्सन में क्या हो गई, अगर एक आइनेसिया हो गई, मीन्स उसमें क्या हुआ कि मूवमेंट जो है बिल्कुल एब्सेंट ही हो गया, तो बिल्कुल एकदम फिक्स एक ही जगह बिल्कुल फ्रीज हो गया, इसलिए इसे फ्रीजिंग टाइप का गेट बोलते हैं। अगर आप बात करें पॉस्चर की, तो जैसा कि हमने बताया स्टूप्ड पॉस्चर हमें देखने को मिलेगा विद फ्लेक्स ट्रंक एंड लिम्ब। साथ ही साथ विजुअल डिस्फंक्शन हमें देखने को मिलेगा, मीन्स ब्लड विजन देखने को मिलेगा, और डबल विजन भी देखने को मिलेगा जिसे हम डिप्लोपिया बोलते हैं। सेंसरी इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इनएक्टिविटी एंड स्टिफनेस में काज जनरलाइज्ड पेन इन 50% ऑफ केसेस अलॉन्ग विद क्रैम्प, मीन्स मसल में क्रैम्प देखने को मिलेगा, ऐठन टाइप का देखने को मिलेगा सेंसरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और स्टिफनेस की वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से 50% केसेस में हमें पेन भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो स्पीच होगी वो स्लर्ड स्पीच होगी। डिस्फेजिया जैसा कि हमने बताया ही, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, डिफिकल्टी इन ईटिंग, एक्सेसिव सलाइवेशन पेशेंट को होगा।
अगर हम बात करें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर कोई पर्सन लंबे समय तक मीन्स किसी को पार्किंसंस डिजीज है और लॉन्ग टाइम तक है, जैसा कि हमें देखा था कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो 7 to 15 ईयर होती है। अगर उस बीच में अच्छे ट्रीटमेंट चला तो पर्सन ठीक भी हो जाता है अच्छे से। तो इसकी डिजीज होने के इसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, मीन्स इमोबिलिटी की वजह से बोन की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम कम हो जाएगी, तो ऑस्टियोपोरोटिक बोन हो जाएंगी। मसल में एट्रोफी हो सकता है, मीन्स मसल का साइज कम हो सकता है, मसल में वीकनेस हो सकती है। एडिमा डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी काफ मसल का फंक्शन होता है, पंपिंग एक्शन होता है, जो हमारी सोलियस मसल होती है उसे पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं, उसका पंपिंग एक्शन स्लो हो जाएगा, अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगी, तो एडिमा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। स्किन के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, लाइक डर्मेटाइटिस वगैरह। रेंज ऑफ मोशन जो है डिक्रीज हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो सकती है, कॉन्ट्रक्चर डेवलप हो सकते हैं। बेसिकली जो हमारी फ्लेक्जार्स मसल्स होती हैं लाइक हिप एंड नी, और नेक की जो फ्लेक्जार्स हैं उनमें डेवलप हो सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे हिप की एडक्टार्स मसल्स हैं उनमें भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी सिस्टम है उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी हमें डिमिनिश या डिक्रीज देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ जो काइफोटिक पास्चर डेवलप हो जाता है रिजिडिटी की वजह से, बैक में रिजिडिटी आ जाती है इस वजह से, तो काइफोटिक पास्चर की वजह से जो हमारे थोरैक्स की स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी कंप्रेस होने लगते हैं। अब अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, इवेल्युएशन की बात करें, तो इसमें हम पेशेंट के सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं और सिस्टमिक रिव्यू लेते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जो सिस्टम है वो कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं, मसल में एट्रोफी तो नहीं हुई, न्यूरॉन डिजेनरेट हो रहे हैं तो कितना है, क्या है, ये सारी चीज़ें। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम जैसा कि ऑस्टियोपोरोटिक वगैरह भी हमने देखा, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज तो नहीं हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी कम तो नहीं हुई है, कॉन्ट्रक्चर तो डेवलप नहीं हो गया है, ये सारी चीज़ें। कार्डियोपल्मोनरी स्टेटस देखते हैं, और क्यों, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अभी काइफोटिक पास्चर अगर होगा तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे थोरिक्स के स्ट्रक्चर हैं वो कंप्रेस होने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें की वजह से। इंटीग्रेटेड सिस्टम जैसा कि अभी हमने बताया कि इन्फेक्शन वगैरह डेवलप के चांसेस होते हैं इस वजह से। अब अगर हम बात करें कि डायग्नोसिस की, तो एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए जो है पेशेंट को ऑब्जर्व करना, उसके क्लिनिकल साइन देखना, सिम्टम्स देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ डायग्नोसिस के लिए बेसिक हिस्ट्री पेशेंट के लेना, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना, हैंड राइटिंग्स करवाना, स्पीच एनालिसिस करना, इंटरव्यू क्वेश्चन से पूछना, सिम्टम्स क्या क्या डेवलप हो रहे हैं देखना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, पेशेंट का गेट पॉस्चर ये सब देख करके हम पता कर सकते हैं। साथ ही साथ और डायग्नोसिस की बात करें तो जो बेसिकली जो 4 कार्डिनल साइंस हैं, जैसा कि हमने बताया, ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया और पास्चरल इंस्टेबिलिटी, इससे हम पता कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके लिए हम एमआरआई करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ईईजी करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसेफेलोग्राम तो करवा सकते हैं। साथ ही बायोप्सी करवा के भी पता कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की या रिहेबिलिटेशन की, तो ट्रीटमेंट इसमें क्या है कि अगर फिजिकल थेरेपी मीन्स फिजियोथेरेपी और फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अगर साथ साथ किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है पेशेंट में। फिजिकल थेरेपी जो है और मेडिकेशंस, फिजियोथेरेपिस्ट शुड बी फुल्ली अवेयर ऑफ मेडिकेशंस द पेशेंट इज टेकिंग एंड इट्स पोटेंस एडवर्स इफेक्ट। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनको पूरी तरह से मेडिसिन के बारे में नॉलेज होता है, तो उनको एडवर्स इफेक्ट और इफेक्ट के बारे में पूरी तरह से पता होता है। तो इसलिए फिजियोथेरेपी और मेडिसिन को अगर एक साथ चलाया जाए तो अच्छा हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें कि मेडिकल ट्रीटमेंट की, मेडिसिन की बात करें, तो हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने पहले सेंटेंस में ही बोला था कि जो पार्किंसंस डिजीज है वो एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, मीन न्यूरॉन की डिजेनरेशन की वजह से होने वाला डिजीज है। तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट देंगे, मीन जो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट कर सकें डिजेनरेशन से। तो एक है माओ इनहिबिटर, मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, तो इसको देते हैं। साथ ही साथ लियोडोपा देते हैं। तो लियोडोपा जो है हम कार्बिडोपा और बेंजराजाइड की हेल्प से देते हैं, तो ये जाके और हमारी जो डोपामीन है उसकी कमी को पूरा करती है, मीन्स उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाती है। साथ ही साथ डोपामीन एगोनिस्ट भी दे सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक मीन्स होता है कि जो डोपामीन के जैसे एंटीकोलिनर्जिक जो कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं वो डोपामीन के एक्शन को कम करते हैं और एस्टाइल कोलिन के एक्शन को बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमारा पार्किंसंस डिजीज होता है तो डोपामिन वैसे कम होता है, तो एंटीकोलिनर्जिक देंगे मीन्स एस्टाइल कोलिन के लेवल को भी थोड़ा कंट्रोल हम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं मेडिसिन में, कि ये मेडिसिन हम पेशेंट को दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि सर्जरी कौन कौन से पेशेंट को हम कर सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर हमारी क्या है, तो पहला सर्जिकल प्रोसीजर है पैलिडोटोमी। पहले मीन्स पहले मेडिसिन देंगे और फिजियोथेरेपी करवाएंगे, अगर उससे रिलीफ नहीं होता है तो फिर सर्जिकल, अगर सीवियर कंडीशन है तो पहला आता है पैलिडोटोमी। पैलिडोटोमी मीन्स होता है ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें जो है हम जो हमारे ग्लोबस पैलिडस होता है
उसकी जो सेल्स होती है, जो टिनी सेल्स होती हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? टाइनी इलेक्ट्रिकल जो है वेव जो है वहाँ पर हम डालते हैं। वहाँ पर जब डालेंगे 80 डिग्री सेल्सियस तक, 60 सेकेंड तक, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो उनको जो है डालकर हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और डिस्ट्रॉय करने से क्या होता है कि जो है हमारा मतलब पार्किंसंस डिजीज से हमें रिलीफ मिल सकती है। साथ ही साथ थैलेमोटॉमी की बात करें तो थैलेमोटॉमी भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसको हम जो है ट्रेमर को ट्रीट करने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि जो ट्रेमर जो है हमारा थैलमस से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर भी जो हमारे ब्रेन की एक स्मॉल एरिया होती है थैलमस, उसे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं। तो उसकी वजह से हमारा ट्रेमर जो है ठीक हो सकता है। साथ ही साथ हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन देते हैं। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर है। इसमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हम देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो इससे क्या होता है, जो मूवमेंट डिसऑर्डर जितने हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाते हैं। साथ ही साथ न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, मीन्स स्टेम सेल का हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अब अगर हम मेन फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात करें कि फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम फिजियोथेरेपी असेसमेंट की बात करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का असेसमेंट करेंगे। इसमें पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, मीन्स पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या थी, प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, ड्रग हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ वाइटल्स चेक करेंगे, मीन्स हार्ट रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, पेशेंट का टेम्परेचर क्या है, पेशेंट का पल्स रेट क्या है, ये रेस्पिरेटरी रेट क्या है, SpO2 क्या है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। साथ ही साथ हायर मेंटल फंक्शन चेक करेंगे, मीन्स जैसे मेमोरी वगैरह जो है पेशेंट का हम अच्छे से चेक करेंगे। पॉस्चर चेक करेंगे, जैसे स्टूप्ड पॉस्चर तो नहीं है, गेट कैसा है पॉस्चर का, सॉरी पेशेंट का गेट जो है फ्रीजिंग गेट तो नहीं है, फेस्टिनेटिंग गेट तो नहीं है, ये सारे हम चेक करेंगे। क्रेनियल नर्व असेसमेंट करेंगे, कोई क्रेनियल नर्व तो इन्वॉल्व नहीं हो गई है। सेंसरी एग्जामिनेशन करेंगे, मोटर एग्जामिनेशन करेंगे, रेंज ऑफ मोशन वगैरह MMT वगैरह चेक करेंगे, रेफ्लेक्सेस देखेंगे, रेंज ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर हम अपने डायग्नोसिस बनाते हैं और रिपोर्ट वगैरह भी देखते हैं, MRI, CT स्कैन, एक्सरे, जो भी है, बायोप्सी, EEG, ये सारी चीज़ें। तो इसको करने के बाद फिर हम अपना एक डायग्नोसिस बनाते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट का गोल होता है इम्प्रूव जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ वीक मसल्स, क्योंकि मसल की एट्रोफी हो रहती है, मसल्स में वीकनेस आ रहा था। साथ ही साथ इम्प्रूव पॉस्चर, इम्प्रूव बैलेंस, इम्प्रूव गेट, रिड्यूस फैटिग, रिड्यूस पेन और इंक्रीज एरोबिक कैपेसिटी, रिड्यूस स्पास्टिसिटी, रिड्यूस रिजिडिटी। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अब अगर बात करें फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में, तो सबसे पहले हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करवाते हैं, बेसिकली जनरल रिलैक्सेशन देते हैं। साथ ही साथ होल बॉडी को रिलैक्स करवाते हैं। साथ ही साथ स्लो रिदमिक रोटेशनल मूवमेंट करवाते हैं, ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज का। पेन अप टेक्निक यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करवा सकते हैं, लाइक पैसिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, PNF स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करवाते हैं। स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए जो है फ्री वेट जो है बेरिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। इससे क्या होता है कि ये सेफर होता है और अच्छा होता है मशीन एक्सरसाइज के कंपेयर में। साथ ही साथ लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए पार्किंसंस में कभी हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये कंट्राइंडिकेटेड होती है। साथ ही साथ फंक्शनल ट्रेनिंग देते हैं, बेड मूविंग इन बेड पर मूव करना, बेड रोलिंग करना, वेट बेयरिंग, सिटिंग टू स्टैंडिंग एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं। अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो स्टैटिक कंडीशन में बैलेंस, स्टैंडिंग बैलेंस करवाते हैं। साथ ही साथ जो है पार्किंसंस पेशेंट में ये जो है बहुत अच्छा होता है कि स्टैटिक कंडीशन में स्टैंडिंग हो पेशेंट जो है और बैलेंसिंग करवाएं। टेंडम वॉक स्टैंडिंग करवा सकते हैं, वॉल लीन करवा सकते हैं, टेंडम वॉक करवा सकते हैं, सिंगल लेग स्टैंड करवा सकते हैं, साइड स्टेपिंग करवा सकते हैं, लेटरल वेट शिफ्ट करवा सकते हैं, बैकवर्ड वॉकिंग करवा सकते हैं। तो ये सारे जो है बैलेंसिंग एक्सरसाइज में आते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, फिजियो बाल पर बैलेंसिंग करवा रही हैं, ये सी चीज़ें हैं। अब हम बात करें लोकोमोटरी ट्रेनिंग की या गेट ट्रेनिंग की, तो जैसा कि हमने बताया था इसमें जो है 3 टाइप्स के गेट होते हैं। पहला सफरिंग गेट, दूसरा फ्रीजिंग गेट, तीसरा फेस्टिनेटिंग गेट। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्ट्राइड जो हमारी लेंथ होती है उसे हम लेंथन करते हैं, बेस ऑफ सपोर्ट को थोड़ा ब्रॉड करते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट छोटे छोटे स्टेप लेने लगता था, इस वजह से। साथ ही साथ इम्प्रूव हील टू गेट पैटर्न जो है हम इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट क्या होता है धीरे धीरे टू हील गेट करने लगता है, इस वजह से। और स्पीड जो है धीरे धीरे इंक्रीज करवाते हैं। ट्रंक रोटेशन और आर्म स्विंग करने की प्रैक्टिस करवाते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करवाते हैं। स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग अपराइट अलाइनमेंट इंक्लूडिंग हैविंग द पेशेंट वॉक विद वर्बल क्यूज टू वॉक टॉल, मीन्स पेशेंट को बोलेंगे स्ट्रेट होकर वॉक करे अच्छे से। गेट ट्रेनिंग जो है हम करवाएंगे। और साथ ही साथ जो है विजुअल और ऑडिटरी
फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे, जिसकी वजह से अटेंशन उसका मूवमेंट पर बना रहे, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है गेट ट्रेनिंग। अब आप अगर हम बात करें कार्डियो पल्मोनरी चेंजेज अगर हो रहे हैं तो उसके लिए क्या करवाएंगे, तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितनी हमारी हम करवा सकते हैं। डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग सबसे बेस्ट है, पल्स रिप ब्रीदिंग भी करवा सकते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग भी करवा सकते हैं, एरोबिक ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं, इंटेंसिव एस्पायरोमेट्री भी करवा सकते हैं अच्छे से। अगर हम बात करें कि कुछ एडाप्टिव या सपोर्टिव डिवाइस भी दे दे पेशेंट को, तो हाँ हम करेंगे कि जितने भी हमारे आर्किटेक्चरल बैरियर हैं तो हम उनका विशेष ध्यान रखेंगे, उनको हम रिमूव करेंगे। साथ ही साथ रेज्ड टॉयलेट सीट करेंगे, लूज फिटिंग क्लॉथ्स होने चाहिए, साथ ही साथ लूज फिटिंग होनी चाहिए पर एक लिमिट तक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लूज हो गए, मीन्स इतने लूज हों जो पेशेंट को दिक्कत ना करें। और रेटिंग कैन बी अडाप्टेड बाई स्पेशल अडाप्टेड यूटेंसिल, सॉरी रेटिंग यहाँ गलत हो गया है, ईटिंग होना चाहिए। ईटिंग जो है अच्छे यूटेंसिल से जो है पेशेंट को देनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट जो है खाना सीख जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।